till my class 12th or till my quota year, I was not even knowing what an IAS is, what an IPS is, what is UPSC all about. और मेरा हमेशा से रहा लाइक इनिशियली भी सेट कि आई एम नॉट बॉर्न टू बी एन एवरेज। जो यूट्यूब और सब चलता था बड़ा ही अनकन्वेंशनल सा रहता था। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें बहुत IQ की ज़रूरत होती है कि अंडे कितने होंगे एंड देन दिस काइंड ऑफ लॉट ऑफ पजल्स, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब हम हिंदी मीडियम लेते हैं इंटरव्यू का माध्यम, तो सर जब हमें आंसर देना होता है, जैसे कुछ हमने किसी टॉपिक पे पढ़ रखा है इंग्लिश में, तो हम हिंदी में उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि इसको हिंदी में कैसे बोलें, क्योंकि जियोग्राफी कुछ टर्म ऐसा होता है जो कि हम हिंदी में नहीं जानते उसका मतलब। तो सर क्या आंसर भी वहाँ पे हिंदी में ही देना होता है कि हम वहाँ पे मिक्स कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में ही वहाँ पे दे सकते हैं? दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। जब मैंने हिंदी में वो दिया तो लोग मुझे ऐसे ही डरा रहे थे। आपको लगता है कि जिनको आपको दिखाना है कि जो आपके शायद सक्सेस पे बहुत खुश होंगे, तो आज जब आप सक्सेसफुल हुए तो वो लोग ही नहीं हैं आपके साथ में। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या ही हो सकता है। हम जनरली सोचते हैं कि जब हम यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं, अगर हमारा प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो हमारा पूरा जर्नी वेस्ट हो जाता है। बट जो आपको जॉब मिली है सही में, ये जो है ये इंटरव्यू के बेस पे ही मिले कि आपने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, उसके बेसिस पे आपको कॉल आया और आपका इसमें जॉब लग गया। तो सर थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि इंटरव्यू के माध्यम से भी ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जितनी बार आपने मेंस लिखा है, लकली आपका हो गया मेंस और अच्छे मार्क्स के साथ हुआ है, तो सर थोड़ा सा आप मेंस के बारे में हमें गाइड करें कि मेंस में आंसर किस तरीके से लिखना होता है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, मेंस के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। जय हिंद दोस्तों एक बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, जो मेहनत करता है वही मुकाम पाता है, रुकने से कुछ नहीं होता, जो चलता है वही सफलता पाता है। और आज की ये जो लाइन है, जो हमारे गेस्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी सूटेबल बैठता है। जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने पिछले 7 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी की है, जिसमें उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिया है और उन्हें 3 बार मेंस लिखने का और 3 बार ही इंटरव्यू देने का मौका मिला है। और उन्होंने इस बार जो है 116 रैंक के साथ अपनी सफलता को प्राप्त किया है। तो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं श्री शुभम शुक्ला सर, जो कि अब आईपीएस बन चुके हैं। अब आप इन्हें बोल सकते हैं आईपीएस शुभम शुक्ला सर। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे। सर की जो ओवरऑल जर्नी रही यूपीएससी को लेकर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर की रणनीति जो रही, सबके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। शुक्रिया भाई। सर मैं शुरुआत करूंगा तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से किया, क्या आपका एजुकेशनल जर्नी रहा है? जी, सो बेसिकली आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा एक छोटा सा शहर है एमपी में, नोन एज लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स। और मेरा स्कूलिंग पूरा रीवा से ही हुआ। फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12th मैंने बाल भारती स्कूल रीवा से ही पढ़ाई की। एक सीबीएसई स्कूल थी ये। स्कूल में मेरा एजुकेशन लगभग ठीक रहा है और मेरी हमेशा कोशिश रहती थी, लाइक आई सेड, कि मेरा बचपन से कहीं ना कहीं मेरे वो दादाजी ने कहीं ना कहीं इनकलकेट किया है मेरे अंदर कि यू आर नॉट बॉर्न टू बी एन एवरेज। तो हमेशा जब भी जो भी आपको चीज़ें मिलती थी उसमें आप कोशिश करते थे कि आप फर्स्ट आने की कोशिश करो, मतलब कभी आते थे कभी नहीं आ पाते थे, बट ये रहा है। देन फिर मैंने क्लास 10th के बाद PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया एंड 11th-12th मैंने PCM किया। और 12th के बाद फिर आई थॉट ऑफ गिविंग IT JEE, सो आई टुक अ ड्रॉप ऑफ अ ईयर, वेंट टू कोटा एंड कोटा एक्सपीरियंस वॉज काफ़ी इनरिचिंग मेरे लिए, लेकिन मुझे वहाँ पे सफलता नहीं मिली। एंड फिर 2015 में मैंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 2019 में मैं सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ एंड 2019 में ही मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दे दिया। और उसके बाद से मैं निरंतर अटैम्प्ट दे रहा था। और हाल फिलहाल में एज ऑफ नाउ आई हैव जॉइंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच आई विल बी रिजाइनिंग इन अ कमिंग वीक। जी सर, आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है जी, तो सर आपने यूपीएससी के लिए कब प्लान बनाया कि अब मुझे आगे यूपीएससी एग्जाम देना है? मतलब सर क्या होता है कि हम शुरुआत से तो सोच के बैठते नहीं कि आगे मैं यूपीएससी एग्जाम दूंगा, कोई ना कोई मूवमेंट आता है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे यूपीएससी एग्जाम आगे देना है। तो सर आपके लिए वो मूवमेंट कौन सा रहा? जी, तो ये एक काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस होगा जो व्यूअर्स सुन भी रहे हैं कि जनरली टिल माय क्लास 12th और टिल माय कोटा ईयर आई वाज नॉट इवन नोइंग व्हाट एन IAS इज़, व्हाट एन IPS इज़, व्हाट इज़ UPSC ऑल अबाउट। तो जब
और मेरा हमेशा से रहा लाइक इनिशियली भी सेट कि आई एम नॉट बॉर्न टू बी एन एवरेज। तो जब मैं कोटा गया और कोटा में मुझे आईटी जेईई में सफलता नहीं मिली, तो मुझे आज भी वो दिन याद है, 2015 का मई का समय था वो। आई वॉज इन जयपुर और वो शाम था, 6-7 बजे हुए थे और मुझे पता था कि मेरा पेपर काफ़ी ख़राब हो गया है और इसमें कुछ नहीं होने वाला आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ अ ईयर ऑल्सो। सो आई जस्ट गूगल्ड इन माई फ़ोन कि, और बहुत रैंडम, बहुत बचकाना सा गूगल वो था, एग्जैक्ट टर्म्स तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ था कि व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू आफ्टर देयर कॉलेज टू बी गुड, टू डू समथिंग गुड, समथिंग लाइक दिस। तो देन गूगल केम अप विद लॉट ऑफ ऑप्शंस, गेट, IES और UPSC एंड डिफरेंट स्टफ्स। एंड कोटा एक्सपीरियंस मेरा ये कहीं ना कहीं मुझे ये बता दिया था कि शायद से आई शुड बी गोइंग फॉर नॉन टेक्निकल स्टफ्स नाउ, क्योंकि शायद टेक्निकल स्टफ्स पे आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन देर इज़ टेक्निकल एक्यूमेन जो लोगों का होता है और एक नॉन टेक्निकल एक्यूमेन होता है। तो कुछ चीज़ें इन्नेट होती हैं, तो वो आपको पहचाननी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो मुझे वो कोटा एक्सपीरियंस ने शायद और जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप अपने ऊपर डाउट भी करते हो, तो यू वर डाउटिंग ऑन योर टेक्निकल स्किल्स ऑल्सो। तो मुझे लगा कि अब मैं नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान देता हूँ। तो वहाँ से फिर मुझे UPSC सिविल सर्विस का समझ में आया, लेकिन उसके पहले ना सिविल सर्विस का जो यूट्यूब और सब चलता था बड़ा ही अनकन्वेंशनल सा रहता था, कि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें बहुत IQ की ज़रूरत होती है कि अंडे कितने होंगे, एंड दिस काइंड ऑफ लॉट ऑफ पजल्स, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कोटा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मेरे को बता चुका था कि यार हो सकता है मेरा IQ लोगों से कमज़ोर है कहीं ना कहीं। तो आई वॉज फुल ऑफ डाउट जब मैं कोटा गया। तो मुझे UPSC सिविल सर्विस में इनिशियली मेरे को लगा कि यार ऐसे IQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हाउ आई कैन डू। लेकिन फिर जब मैंने डीप डाउन उसमें डग इन किया, आई रेड अबाउट द टॉपर्स, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नॉन टेक्निकल है। फिर मेंस होता है, और स्कूलिंग मेरा ठीक ठाक रहा है, तो मुझे लगता था कि मैं लिख ठीक लेता हूँ, तो अगर इफ़ आई विल डू समथिंग तो लिखना वाला एस्पेक्ट मेरा ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक हिंट लगी कि प्रॉबेबली आई एम मेड फॉर दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम। तो वो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इस एग्ज़ाम को देते हैं। अब वहाँ पे एक विडंबना भी थी मेरे अंदर कि अब चूँकि आप अगर ये एग्ज़ाम देते हो तो प्रॉबेबली मेरे परसेंटेज 12th में ठीक थे, तो मुझे लगा कि शायद से मुझे DU से कुछ ग्रेजुएशन जैसा सब्जेक्ट कुछ कर लेना चाहिए, एंड 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, देन आई कैन गिव सिविल सर्विस और मेरी ज़्यादा अच्छी तैयारी भी हो पाएगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स मैचिंग करेंगे। लेकिन अब ये बात आप घर में कैसे बताओ? यू हैव टेकन अ ड्रॉप ऑफ अ ईयर और नाउ यू विल बी सेइंग टू योर फैमिली कि नाउ यू डोंट वांट टू डू द इंजीनियरिंग। फिर मैंने समझा, फिर लोग भी मतलब और भी लोगों से बात की, तो लोग बोले कि इंजीनियरिंग इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन, UPSC बहुत अनसर्टेन है। तो उस टाइम पे अपने को ये सब चीज़ अनसर्टेन और सर्टेन नहीं समझ में आती थी, लेकिन लोगों ने बोला, फिर मुझे एक डिसेंट इनफ कॉलेज मिल रहा था, तो आई टुक दैट कि इंजीनियरिंग करते हैं, घर में भी कन्विंस ईजिली हो जाएंगे, नहीं तो घर में दिक्कत हो जाएगी। एंड मीनवाइल मैं पैरेलली सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहूँगा। तो दिस इज़ हाउ द आइडिया स्ट्रक इन, एंड फिर आगे चल करके प्रिपरेशन कंटिन्यू हुई। मतलब कि सर हम ये बोल सकते हैं कि जब आपने ये एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप देख रहे थे कि करियर ऑप्शन क्या है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, और वहाँ से आपको UPSC का आइडिया मिला। बिल्कुल। तो सर जब आपने अपनी स्टार्टिंग की UPSC प्रिपरेशन के लिए, तो शुरुआत में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हुई आपको शुरुआत में? सर क्योंकि हमारे लिए आसान तो होता नहीं है, जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो हमारे लिए जो शुरुआत का समय होता है काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है। तो सर शुरुआत में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी हुई? शुरुआत में हम सब लोग YouTube से ही चालू करते हैं। तो YouTube में हमने देखा कि अच्छा क्लास 6 से लेकर के 12 तक की NCERTs पढ़नी होती है, तो बिना कोई डाउट किए, क्योंकि अब क्या है कि अब फिर भी लाइफ थोड़ा सा इजी है, क्योंकि अब ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना है, ज़्यादा यूट्यूब ज़्यादा आप एक्सेसिबल है, ज़्यादा आप टॉपर से बात कर सकते हो। वी आर ऑल्सो डूइंग द पॉडकास्ट। तो उस टाइम पे शायद इतने ज़्यादा ये एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसका इशू था। तो जो मुझे समझ में आया 6 से 12 तक की NCERT पढ़नी रहती है, मैंने सारा NCERT, और मेरा कॉलेज का काउंसलिंग भी नहीं चालू हुआ था, मैंने NCERTs का प्रिंट आउट निकाल लिया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दोज NCERT। कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि हर चीज़ बहुत टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जस्ट फॉर कि आप UPSC कर रहे हो, एक अंदर से खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग द NCERT।
रेट्रोस्पेक्टिवली अगर मैं अब बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी एनसीईआरटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। आई वॉज वेरी उस टाइम पे इनोसेंट और अपने को इतना गाइडेंस नहीं था, तो अपन ने पढ़ा उस टाइम पे एनसीईआरटीज़। तो वो 6 से 12 तक ही अपने ने एनसीईआरटीज़ की। एंड उसके बाद फिर आप कॉलेज में गए और फिर आप कुछ कुछ सोच रहे हो, देयर इज़ एन आइडिया कि करना है यूपीएससी, लेकिन कॉलेज में बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो फर्स्ट ईयर में इन कॉलेज ऑल्सो आई स्ट्रगल्ड अ बिट इन सिविल इंजीनियरिंग। तो फिर वहाँ से सेकंड सेमेस्टर में, इन फर्स्ट सेमेस्टर आई स्ट्रगल, सेकंड सेमेस्टर में मुझे समझ में आया कि इफ़ आई कैन टेक दिस सिविल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, जी। सो प्रोबेबली मेरा कॉलेज भी ठीक हो जाएगा और सिविल सर्विस की तैयारी भी पैरेलली हो जाएगी, मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू स्टडी एनी हाउ। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी किताबें थी, मैंने यूपीएससी का सिलेबस मैच किया सिविल इंजीनियरिंग का, और अपन ने बहुत सारी किताबें ले आई और बहुत शिद्दत से मैंने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई की। आई टॉप्ड द सेकेंड सेमेस्टर, अच्छे CGPA भी बने वहाँ पे 9.2 9.4 समथिंग। और मेरे को लगा कि यार ये चीज़ कर सकते हैं अपन। देन फिर दोस्तों से भी आप मिलते हो, तो आई मेट विद अ वेरी डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। तो उसने मुझे एडवाइस दिया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग इज़ टू वास्ट, यू कैन नॉट टेक सिविल इंजीनियरिंग एज ए योर ऑप्शनल। अगर आप लोगे तो लोगों के नंबर भी नहीं आते। मतलब ही हैड मोर नॉलेज अबाउट द स्टफ्स, क्योंकि वो शायद पहले से देख रहा था, तो उसने ऐसा सजेस्ट किया मुझे। फिर देन आई ड्रॉप्ड दिस आइडिया इन माई थर्ड सेमेस्टर। और फिर देन यू गॉट द कोचिंग। आपको फिर लकीली इन इंदौर कोचिंग आया। फिर गुड फ्रेंड ऑफ माइंड वाज डूइंग द कोचिंग, सो वो फिर आप कोचिंग में कहीं ना कहीं आप लाइंड अप हुए। एंड दिस इज़ हाउ द इनिशियल चीज़ें चालू हुई कि आपने कोचिंग की, आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप हुआ, फिर आपको समझ में आया कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, देन यू स्टार्टेड गिविंग एग्ज़ाम, एक्सपोजर मिला। तो दिस इज़ हाउ इट इनिशियली इट बिल्डअप। मतलब कि सर हम ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में गाइडेंस का एक अहम रोल होता है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही, जैसे कि आपने बताया शुरुआत में आपको पता नहीं था कि एनसीईआरटी वगैरह भी इतना पढ़ना होता है, तो गाइडेंस का एक अहम रोल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक गाइडेंस डू प्ले अ लॉट ऑफ रोल। लेकिन दिक्कत ये होती है, जो व्यूअर्स होंगे उनको मैं बताता हूँ कि कभी कभी हम, जैसे मैं भी बता रहा हूँ लोगों को ये है वो है, लेकिन जब तक आप खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस देने के बावजूद लोग गलतियाँ करते हैं। तो क्या आप बोल रहे हो, क्या आप समझ रहे हो? कभी कभी हम कुछ और बोल रहे हैं, समझने वाला कुछ और समझ रहा है, तो वो इंटरप्रिटेशन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइडेंस डू प्ले अ लॉट ऑफ रोल, बट एट द सेम टाइम उसको आपको ट्वीक करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ताकि आप उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाओ। जी सर, कहीं ना कहीं यूपीएससी को लेकर लोगों के मन में एक हाइप भी बना हुआ है। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि आप इंटरव्यूज देखते थे वाले मॉक वाले, कि अंडे कितने होते हैं, बटन कितने होते हैं, सीढ़ियाँ कितना होता है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। सर आपने 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनका मतलब मेन मोटिव होता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको आंसर किस तरीके से डिलीवर करना होता है। सी इंटरव्यू में, बिकॉज आई हैव नाउ गिवन 3 इंटरव्यूज़ और मेरे नंबर 138, 158 और 185 रहा, तो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इंटरव्यू इन माई। और मेरा इंटरव्यू कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है एक निगेटिव एस्पेक्ट है। इंटरव्यू बोलने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जनरली कोई भी एस्पिरेंट है ना, तो वो 2 चीज़ों में ही घूमता रहता है, प्रीलिम्स मेंस। और मेंस के बाद मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरा मेंस पहली बार क्लियर हुआ, देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, तो यू हैड नो आइडिया। अगर आप देखोगे, अगर आप टॉपर्स के मार्क्स का एनालिसिस भी करोगे, तो एक 30 मिनट्स के इंटरव्यू में वो आपका 60 से 70 से 80 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो पाता है, जो कि आप शायद आप पूरा जान भी लगा दोगे मेंस में तो भी उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर प्रीलिम्स एंड मेंस। आपको ये बात, और कोई भी व्यक्ति जो तैयारी चालू कर रहा है, उसको तीनों स्टेजेस के बारे में ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है कि जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप मेंस क्लियर नहीं करोगे, यू विल नॉट रीच द इंटरव्यू। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इंटरव्यू रीच करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए कि यू हैव टू गिव येट अनदर इंटरव्यू। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। और रही बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो डाउट ये होता है कि मीडियम ऑफ इंटरव्यू, कि जनरली जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मैं फर्स्ट टाइम, तो आई वॉज हार्ड मेंटालिटी में कि यू हैव अ इंग्लिश मीडियम, तो अब मैंने भी इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंटरव्यू भर दिया। फिर उसके बाद कोविड हुआ एंड देन आई गॉट द टाइम, सो मैंने मतलब ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर किया। बट मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास था कि इफ़ आई वुड हैव टेकन माई
माई मदर टंग एज माई मीडियम ऑफ इंटरव्यू, तो मेरे लिए शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो जब सेकेंड टाइम आई गेव इंटरव्यू तो मैंने हिंदी ले लिया। इसमें भी बड़े लोगों के डाउट्स होते हैं कि अगर आपने हिंदी ले ली तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली 20 नंबर कम हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2022 में भी और 2024 में भी हिंदी एज माय मीडियम ऑफ इंटरव्यू मैंने रख करके अपना एग्ज़ाम दिया है, और नंबर में आई डोंट थिंक वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर आप प्रॉपरली बता रहे हो, अपनी चीज़ों को बता रहे हो, तो दे विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स। और रही बात कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो जनरली आपकी बैकग्राउंड से चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हो, वो वहाँ की चीज़ें क्या फेमस हैं। आपने अपने डैफ में बहुत सारी चीज़ें लिख रखी होंगी। डैफ के लिए आई वुड से कि डैफ को कोशिश करनी चाहिए, जो कि फ़र्स्ट टाइमर्स देख रहे हैं और जिनके पास अभी टाइम है एग्ज़ाम देने का, तो मुझे लगता है कि आपको अपने डैफ को इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अभी चालू कर सकते हो। देयर कैन बी सम स्पोर्ट्स यू कैन प्ले, देयर कैन बी सम एनजीओ यू कैन वर्क विथ, यू कैन गेन इन लॉट ऑफ एक्सपोजर। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं आपकी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ ऐसी आप हॉबीज़ डेवलप करो। हॉबीज़ इज़ समथिंग विच यू कैन डेवलप। ऐसा नहीं है कि बचपन से कुछ आप कर रहे होगे तो वही आपको लिखना है। आप 1 डेढ़ 2 साल आप कुछ कर रहे हो, और हो सकता है इज़ बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम, बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू, आप कुछ नई हॉबी फॉर द लाइफ टाइम आपके पास आ जाए। तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपने डैफ को बनाना चाहिए वो, क्योंकि जनरली लोगों का, हम लोग का सबका यही रहता है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ हॉबीज़ ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसी लीडरशिप स्किल नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, पूरा डैफ एकदम ब्लैंक होता है। तो जब डैफ ब्लैंक होगा, देन यू गिव लॉट ऑफ टाइम टू द यूपीएससी मेंबर्स, then they will start asking random things, they will start asking about करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में जब वो डीप डाइव करेंगे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर वो एयरफोर्स के बारे में पूछने लग गए या कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पूछने लग गए, तो फिर इतना नहीं पता रहता है आपको, तो वो 3rd लेयर 4th लेयर पे आप जाकर के स्टक हो जाओगे। अगर आप अपनी हॉबीज़ में इतना सारा कुछ इंटरेस्टिंग लिख दो, दे विल बी वेरी ईगर टू नो ये क्या है, ये क्या है। तो वो आपके सवाल भी वैसे होंगे और आपको शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, तो आपका बढ़िया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड पे ही वो सवाल पूछते हैं, और बहुत चिल नेचर होता है। जनरली कभी कभी वो प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू में इस बार उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया था कि चेयरमैन, मेरे से पूछा गया था सवाल कि व्हाट डू यू थिंक कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और एंथ्रोपोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक मेंबर ने पूछा था, आई आंसर्ड कि सर आई थिंक बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ऐसा करके। तो चेयरमैन बीच में ही इंटरवीन किए, संजय वर्मा सर, एंड ही सेड कि जब तक इन लोग हैं, इन लोगों का अब क्या है कि स्टैंड नहीं बनता है, और इन लोग जब तक कनपट्टी में बंदूक नहीं रखोगे तब तक दे विल नॉट टेक अ स्टैंड, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला था। फिर मेंबर ने पूछा, हाँ अब बताओ। तो मैंने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया। आई सेड कि सर अगेन आई विल रिट्रीट कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू द रीज़न वाई, और ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा प्रेशर करेंगे आपको, बट यू स्टे काम, घबराना नहीं है। और जो आपको आता है आप बताओ, जो आपको नहीं आता है जस्ट से कि आई विल रीड, और नहीं आता है उसमें आई डोंट थिंक कि वो कुछ निगेटिव मार्किंग करते हैं या कुछ पॉजिटिव मार्किंग होती है। आप जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ। आपको बहुत बनावटी भी नहीं बनना है कि आप जस्ट उनको बताने के लिए कि आप जो हो नहीं वो दिखाने लग जाओ, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज चिल नेचर होता है उनका, और आप बस जो आता है आपको आप बोलो, यू विल डू गुड। जी सर, हंसी मजाक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रियल इंटरव्यू में कि नहीं? मेरे से तो नहीं पूछा गया, लेकिन जनरली वो पूछते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट पड़ी रहती है टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे आप वो देखोगे कि चेयरमैन लाफ्ड और जॉली नेचर था, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब दे आर ऑल आर ह्यूमन, क्योंकि वो हर दिन इतने सारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो भी बीच बीच में हंसेंगे। वो आपस में भी बात करने लग जाते हैं। वो कैंडिडेट को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। वो अपने, जैसे मेरे इंटरव्यू में हांगकांग की कोई बात हुई, तो वो आपस में ही बात करने लगे, अरे हांगकांग में तो ये है। फिर वो कुछ मैम बोला, नहीं सर ऐसा है। तो इट इज़ जस्ट अ वेरी ह्यूमन फॉर्म ऑफ थिंग। मतलब ऐसा नहीं कि हमें इंटरव्यू को ऐसा देखना कि बहुत ही, दो दे आर वेरी प्रोफेशनल, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसा ही वो बिहेव करते हैं। दे विल लाफ, दे विल डू स्टफ्स, तो सब कुछ होता है उसमें। जय हिंद दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि यूपीएससी की जर्नी में सीसैट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, और इसी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं किन्हीं 3 एस्पिरेंट को फ्री में सीसैट की बुक प्रोवाइड करूंगा।
आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं ये वाली बुक प्रोवाइड करने वाला हूँ आप सबको, जो कि दिशा पब्लिकेशन द्वारा बनाई गई है और जिसके राइटर हैं फेमस टीचर मुनाल पटेल सर। इस बुक के अंदर आपको सीसाइड के प्रीवियस 31 ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर वो सभी देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि 1995 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। साथ साथ जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपको टॉपिक दी गई है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ उनका आपको सॉल्यूशन भी वहीं पे देखने को मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। मतलब कि सॉल्यूशन बताया जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी इसी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 3 प्रैक्टिस सेट भी इसी बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे ताकि आप वहीं पे प्रैक्टिस भी कर पाए। इस बुक के अंदर आपको टोटल 9 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, 16 नैरेटिव प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं और 3 प्रैक्टिस सेट जैसा कि मैंने आपको बताया वो देखने को मिलते हैं। तो यही वाली बुक आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो ये बुक अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं तो आपके लिए है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम के लिए मेरे पास बुक अवेलेबल है। तो ये दोनों बुक मैं उन स्टूडेंट को गिव अवे करूंगा जिनको इसकी नीड है। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको लगता है किसी स्टूडेंट को इसकी नीड है तो आप उसे इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ साथ आप हमें डीएम कर सकते हैं कि आपको इस बुक की नीड क्यों है। अगर आप बिना लिस्ट में आते हैं तो ये बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री में। अगर आपको इस बुक को देखना है तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इस बुक के बारे में देख सकते हैं ताकि आपको इस बुक के बारे में डिटेल में आइडिया लग पाए और आपका सीसाइट स्ट्रांग बन पाए। थैंक यू सर। अभी आपने कुछ टाइम पहले हमें बताया इंटरव्यू के बारे में कि आप अपना मीडियम भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिंदी भी वहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सर ये क्वेश्चन जो हमारे मन में यहाँ पे रेज हो रहा है वो ये कि जब हम हिंदी मीडियम लेते हैं इंटरव्यू का माध्यम, तो सर जब हमें आंसर देना होता है, जैसे कुछ हमने किसी टॉपिक पर पढ़ रखा है इंग्लिश में, तो हम हिंदी में उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि इसको हिंदी में कैसे बोलें, क्योंकि जियोग्राफी कुछ टर्म ऐसा होता है जो कि हम हिंदी में नहीं जानते उसका मतलब। तो सर क्या आंसर भी वहाँ पे हिंदी में ही देना होता है कि हम वहाँ पे मिक्स कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में ही वहाँ पे दे सकते हैं? दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। और ये मेरे जब मैंने हिंदी में वो दिया तो लोग मुझे ऐसे ही डरा रहे थे कि यार हिंदी में ना, बिकॉज अब हमारा जो लैंग्वेज रहा है वो इंग्लिश रहा है, तो फिजिक्स को भौतिकी, अब वो भौतिकी बोल देंगे, एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में बोल दिए तो फिर क्या होगा कि आपको पता ही नहीं है कि आपके सब्जेक्ट की बात हो रही है। लेकिन ऑनेस्टली बिकॉज जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश से ही कल्चर्ड है, दो दे विल नो द लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, लेकिन वो दे विल अंडरस्टैंड कि आप ये सिर्फ बात करने के लिए आपने हिंदी ले रखा है। अगर उन्होंने कुछ हिंदी से बोला भी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू इन 2022, तो जो चेयरपर्सन सर थे उन्होंने एक मेंबर को स्ट्रेस करने के लिए बहुत ही संस्कृताइज्ड हिंदी का उपयोग कर दिया, मतलब बहुत संस्कृताइज्ड हिंदी में पूछ रहे थे। तो वहाँ पे वो कैंडिडेट थोड़ा सा घबरा गया, वो अच्छे से नहीं कर पाया। वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस दे रहे हैं और नाउ इट इज़ अप टू यू। अगर आप इंटरजेक्ट करके उनको बोलते हो कि सर दो माई मीडियम इज़ हिंदी बट मेरा जो स्कूलिंग हुआ है सब कुछ वो इंग्लिश से हुआ है, तो अपन उसमें कंफर्टेबल हैं, तो दे विल बी वेरी ओके विद दिस। और मेरे साथ तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बिकॉज दे वर टॉकिंग इन बाइलिंगुअल, और एट टाइम्स वो भूल भी जाते हैं। फिर वो ऐसा भी वो इंग्लिश से ही मेरे से बात करने लगे इनिशियली। फिर बोला अच्छा तुमने तो हिंदी ले रखा है, कोई बात नहीं। फिर वो हिंदी से बोलने लग गए। तो ऐसा ही होता है, ऐसा बहुत संस्कृताइज्ड। और अगर आपको जैसे आप फिजिक्स बोल रहे हो इट इज़ वेरी ओके। और इवन हिंदी में ये भी फ़ायदा है कि जिस कल्चर से हम सब लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल एमपी यूपी इधर वाला कल्चर जो है, इट इज़ मोर ऑफ नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, वो इंग्लिश टाइप का कुछ बन गया जहाँ पे हम मिक्स मैच करके बोलते हैं। तो हिंदी लेने में ये फ़ायदा और है कि आप थोड़ा सा बाइलिंगुअल बोल सकते हो। बट इन केस यू आर टेकिंग द इंग्लिश एज योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू, देन फिर वो अगर आप हिंदी बोलोगे तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा, बहुत ही इनफॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है और हिंदी लेने का। सर आपने 2019 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और आपको जो सफलता मिली है 2024 वाले एग्जाम का हुआ, 2025 में आपको सफलता मिला। तो अप्रॉक्स 7 वर्षों का आपका संघर्ष रहा है जिसमें आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। तो सर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा अपनी जर्नी के दौरान, जब आप तैयारी स्टार्ट किया आपने, जब आपको सफलता मिली उसके बीच? जब लाइक इन अर्लियर कुछ आंसर्स में मैंने बोला कि जब मैंने एग्ज़ाम को लिखने का सोचा तो मुझे एक फीलिंग आया कि एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ मैं जी, ठीक है। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आई फेल्ट ओके ठीक है कोई बात नहीं, मतलब जस्ट अभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। सेकेंड अटेम्प्ट में आई रीच टिल इंटरव्यू, फिर भी लगा ओके ठीक है, मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा और है पुश करेंगे। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ, आई मिस बाय पॉइंट सम मार्क्स। फिर लगा यार
ये क्या हो रहा है, मतलब यू रीच टिल इंटरव्यू, उसके बाद प्री नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू सिट फॉर पूरा 1 साल। तो फिर भी लगा ओके ठीक है, मतलब फिर सेक देंगे। 4th अटेम्प्ट में, मतलब आज भी मैं बोलता हूँ, दो मेरा सिलेक्शन 2024 में, 2022 मुझे लगता है आई हैव गिवन माई हार्ट आउट टू दिस एग्ज़ाम। मैंने प्री की बहुत मेहनत की, मेरे प्री में भी बहुत अच्छे नंबर आए। मेंस के लिए मुझे लगता है मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की, इवन मेरे पेपर बहुत बढ़िया गए थे। मतलब आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल, मुझे मैं जब मैं मेंस लिख रहा था तो मैंने अपने से यही बोला था कि एग्ज़ाम के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मैं ये कर सकता था, ये नहीं कर पाया। मतलब मेरी तरफ से आई विल गिव माई 100%। तो जब मैं एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो गए हमारे ऑप्शनल तक के पेपर, तो मैंने ये बोला कि आई हैव गिवन माई 100%। मतलब मैंने सब कुछ कर दिया इस बारे मेंस में। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता था। और इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन जब अपने दोस्त से भी मैं बात करता था बिफोर द रिज़ल्ट आने वाले थे, तो मैं उससे बोलता भी था कि भाई बस ऐसी कुछ रैंक आ जाए कि अपने को वापस एग्ज़ाम ना लिखना पड़े। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग आई विल गेट अ रैंक, डेफिनेटली आई विल गेट अ रैंक। तो जब वो रिज़ल्ट आया और आई वॉज सर्चिंग माई नेम और मेरा नाम ही नहीं है उस लिस्ट में, तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग। मतलब मैं तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि ये क्या हो गया। फिर वो डाउट कहीं ना कहीं क्रीप इन हुआ मेरे को कि शायद वो फीलिंग जो इंट्यूशन था अर्ली स्टेजेस पे कि दिस इज़ एग्ज़ाम प्रोबेबली मेड फॉर यू, मे बी दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट मेड फॉर मी। तो वो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा क्रीप इन हुआ। और फिर क्या हुआ कि 2022 का जब रिज़ल्ट आया था, उसके 3 दिन बाद वापस से प्री था। और मैं इतने आइडियलाइज्ड वर्ड में उस टाइम पे जी रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर ही हो रहा है, क्योंकि मेरे पेपर इतने बढ़िया गए थे। अब पता नहीं ऐसे लोगों को फीलिंग कैसे आ जाती है, लेकिन मुझे उस टाइम पे आ गई थी फीलिंग कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट सम रैंक। तो जब क्लियर ही नहीं हुआ, 3 दिन बाद प्री है, तो फिर मुझे लगा कि अब आई एम नॉट रेडी फॉर प्री। तो इफ़ आई विल गिव प्री, अगर मेरा प्री रुक गया तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वन डे एक ऐसा मोमेंट भी आएगा मेरे प्रिपरेशन फेज पे कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रखा होगा एंड आई विल डिसाइड टू क्विट और आई विल डिसाइड नॉट टू गिव दिस ईयर, ऐसा करके। तो इट वाज अ वेरी, मतलब बहुत ही डिवास्टेटिंग मोमेंट था मेरे लिए। और एग्ज़ाम की एक रात पहले आई वाज इन माय फ्रेंड्स होम, और उसके घर से भी मैं सुबह 6 बजे आया जिस दिन एग्ज़ाम था। और उस दिन मैं आ कर के मम्मी को लपट करके रोया था मैं। मतलब आई क्राइड कि मम्मी ये क्या हो गया। और मम्मी से मैं बोल रहा हूँ कि यार मम्मी एग्ज़ाम दे दूँ क्या। मतलब एग्ज़ाम के दिन भी आपको डाउट हो रहा है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि अब आपने एक बेसिक तैयारी कर रखी है, तो देयर इज़ अ चांस दैट यू विल क्लियर प्री। फिर मुझे ये भी था बिकॉज आई हैड नथिंग, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आप साल भर करोगे क्या, मतलब अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। तो मेरी मम्मी बोल रही हैं कि तू देख ले तुझे क्या ठीक लगता है। और फिर मैं बहुत सारे मेंटोर से बात किया, वो बात अर्लियर भी कर रहा था। फिर मैंने बहुत कठिन फैसला लिया एग्ज़ाम ना देने का। तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया उस साल। तो इट वाज़ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग मोमेंट फॉर मी। मतलब ये वाला फेज़ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा टफ था। और फिर देन स्टार्स स्टार्टेड अलाइनिंग, और फिर सितारे थोड़ा सा अलाइन होने लग गए। देन लकीली इन अगस्त आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द इंटरव्यू। उसमें भी ये था कि मैंने मम्मी से ये बोला हुआ था कि आई हैव नो स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, और अब मैं एक और असफलता नहीं दे सकता कि अब इसमें भी नहीं हुआ जी। तो जब अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो मेरा नाम नहीं था उस लिस्ट में। तो इट वाज अगेन वेरी शॉकिंग कि नाम नहीं है। अच्छा, उस टाइम पे मैं रिजर्व लिस्ट की भी एक्सपेक्टेशन पे था, बिकॉज आई गॉट 951 और 960 वाज अ जनरल कैटेगरी कट ऑफ। तो कुछ 9 नंबर से रुका था, उस बार सीट्स ज़्यादा थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद से रिजर्व लिस्ट में ही अपना नाम आ जाएगा, तो कुछ सर्विस मिल जाएगा मुझे ये भी लग रहा था। फिर वो रिजर्व लिस्ट भी आया और रिजर्व लिस्ट में भी अपना नाम नहीं। फिर लोगों से बातचीत करके पता चला कि 952 तक गया है रिजर्व लिस्ट। आई गॉट 951 जी। तो लगा यार 2 नंबर ज़्यादा होते। तो अब आप देखो ना, 2025 नंबर के पेपर में 1750 नंबर का मेंस होता है। 2 नंबर क्या मायने रखते हैं। इंटरव्यू में 2 नंबर आपके ज़्यादा, 158 की जगह 160 आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा था मुझे ज़्यादा क्या चल रहा है यार, मतलब नथिंग इज़ हैपनिंग। फिर हुआ कि फिर वो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ साई का। आई वॉज 6th इन दी वेटिंग लिस्ट। आई गॉट अ वो अपॉइंटमेंट लेटर फेब में।
तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा ठीक होने लग गया, वहाँ पे वो एक कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि अच्छा समथिंग आई गॉट। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, क्लियर्ड प्री मेंस इंटरव्यू। देन फिर सरप्राइज फिर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ हुआ विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी। तो वो भी एक बड़ा ही शॉकिंग मोमेंट रहा है मुझे प्रिपरेशन जर्नी में कि यू आर विद समवन और जिसके साथ आपने पूरी प्रिपरेशन चालू की है वही नहीं है। तो ऐसे कुछ फेजेस आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। माय दादाजी सपोर्टेड मी अ लॉट, माय दादी सपोर्टेड मी अ लॉट। तो मुझे अभी भी याद है कि जो मैं जिस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ कि 20 वाला मैंने जब इंटरव्यू दिया, तो 21 में जब मेरे पास 10 दिन का टाइम था, इंटरव्यू दिया था 20 में, 10 दिन का कुछ टाइम था, 21 में कुछ हमारा वापस से प्री था। और उस टाइम पे माय दादी वाज हॉस्पिटलाइज्ड कि उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था। उस टाइम पे भी मेरा ध्यान कहीं ना कहीं था कि एग्ज़ाम देना। तो मैं उनके पास हॉस्पिटल में बैठ करके अपन वो कुछ कर रहे हैं, विजन के PT 365 रिवाइज़ कर रहे हैं कैसे भी करके हो जाए। और मुझे अभी पता 10th ऑफ अक्टूबर को हमारा प्री था एंड दैट डे माय दादी एक्सपायर्ड। तो आई वॉज राइटिंग माई CSAT और आई गॉट अ न्यूज़ कि दादी एक्सपायर हो गए हैं। और वो और जब आपका समय ख़राब चल रहा होता है सारी चीज़ें ख़राब होती है। दादी मेरी एक्सपायर हो गई। जब 20 दिन बाद रिज़ल्ट आया तो मेरा प्री में नाम नहीं था उसमें। इट वॉज ऑल शॉकिंग कि अब फिर मेरे दादाजी 1-2 महीने बाद एक्सपायर हो गए। तो जिन्होंने मतलब वो ऐसा एकदम, और मेरी दादी जब पैरालिटिक अटैक भी आया था उनको, तो मेरा ये रिज़ल्ट आने वाला था 2020 वाला, तो वो पूछ भी रही थी क्या हुआ है, शुभम का क्या हुआ है। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी जब मैं इंटरव्यू दे करके आया हुआ था, तो सबने उनको बता दिया हो गया है इसका, कि उनको सदमा ना लगे। तो इस प्रकार का जर्नी रहा है कि आपको लगता है कि जिनको आपको दिखाना है कि जो आपके शायद सक्सेस में बहुत खुश होंगे, तो आज जब आप सक्सेसफुल हुए तो वो लोग ही नहीं हैं आपके साथ में। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या ही हो सकता है। तो सर, हम ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी जो है ये काफ़ी लंबा समय लेता है। मतलब कि आप एक वर्ष का तो एग्जाम प्रोसेस ही होता है। आदमी प्रिपेयर करना 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले से स्टार्ट करता है। तो उस वक्त जो लोग होते हैं वो लोग उतने लंबे, जब आप सफल होते हैं, मतलब जिन्होंने आपका स्ट्रगल देखा है, जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिनको आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, और फिर वो फील उन्हें नहीं मिल पाता है, उससे पहले ही गुजर जाते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। इस बात का मलाल रह जाता है मन में कि मैं जिनको दिखाने के लिए, जिनके लिए मैं कर रहा था, वही अब बीच में नहीं है। तो फिर सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने जैसा अभी अपने फैमिली का जिक्र किया, आपने बोला कि आपकी मदर ने आपका काफ़ी साथ दिया, आपके दादा ने, दादी ने, और आपके पूरे पेरेंट्स जो भी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपके पूरे साथ रहे हैं। तो सर जब हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट कर रही होती है, हमारे फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी तैयारी में हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है? मुझे लगता है कि दिस वॉज माई, मतलब मेरे प्रिपरेशन का सबसे ब्यूटीफुल फेज़ यही है कि मेरे को डिस्पाइट चैलेंजेस, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अपन वेल ऑफ फैमिली से आ रहे हैं, सब कुछ है, बट इन सर्टेन टर्म्स आई वाज वेल ऑफ इन टर्म्स ऑफ द इमोशनल सपोर्ट दैट आई हैव गॉट। मतलब माई मदर वॉज ऑलवेज देयर, माई फादर वॉज ऑलवेज देयर, माई सिस्टर वॉज ऑलवेज देयर, आई गॉट अ बंच ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स। और मैं सबका ही जिक्र करूँगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई मदर, तो इन माई ईच एग्ज़ाम का फेज़, जैसे मेरा प्रीलिम्स है तो माई मम्मी विल बी ट्रैवलिंग विथ मी, और वो पूरा मतलब दही शक्कर खिला करके, पूजा पाठ करके, और जब तक प्रीलिम्स भी है तो वो वहीं पे वो धूप में बैठी रहेंगी कि मैं वापस आऊँगा और फिर हम साथ में चलेंगे। फिर CSAT में दो पेपर होते हैं, तो फिर CSAT में कुछ मेरे लिए तब तक कुछ खाने के लिए ले आएंगी, फ्रूट्स और कुछ भी है, ताकि खा ले और बस ये चला जाए वापस। मेंस के में हर दिन मतलब ऑन द फर्स्ट डे ऐसे में रुकेंगी, GS1 GS2 में साथ में वहीं बैठी रहेंगी, और वो कुछ फ्रूट्स या कुछ देखती रहेंगी। फिर मुझे अभी भी याद है कि एंथ्रो का मेरा 2022 की बात है, पेपर 2 ख़त्म हुआ, माई मदर फेल सिक, क्योंकि इतना गर्मी हो गया और इतना प्रॉब्लम होता था, और हम लोग तो फिर भी पंखे और सब में बैठ रहे हैं, उनको तो धूप में बैठना पड़ता है पेरेंट्स को। तो माई मदर का ऐसा सपोर्ट रहा है कि, और वो मतलब शी इज़ नॉट दैट वेल लिटरेट, लेकिन आप वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से ही जान जाएंगी कि पेपर कैसा आया था, वेदर इट वॉज टफ, वेदर इट वॉज, और उनके साथ ना कन्वर्सेशन बहुत ईजी रहता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्रिपरेशन में जब आपको इतना टाइम लग जाता है, तो योर पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट डाउटिंग यू डाउटिंग नॉट इन अ सेंस, बट वो आपको शायद आपके फ़ायदे के लिए बोलते हैं कि और तू और एग्ज़ाम लिख ले, इतना ईजी नहीं होता है ये। माई पेरेंट नेवर सेड टू मी दिस,
और मुझे लगता है मैं इस वीडियो के थ्रू और पेरेंट्स को भी अवेयर करना चाहूँगा कि जब आप ऐसा बोलते हो ना, मे बी आपका एजेंडा ठीक है, जी। बट एट द सेम टाइम जब आप ऐसा बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब लोग ही एकदम, जब आपको फेलियर मिल रहे हैं ना तो आप अपने ऊपर डाउट कर ही रहे हो मन मन में कि मे बी कुछ कुछ दिक्कत हो यार, कुछ पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, इंटरव्यू में नंबर नहीं मिल रहे या कुछ लिख नहीं पा रहे हम अच्छा। तो जब पेरेंट्स भी आकर के, जो कि आपके सबसे अच्छे कंपेनियन है इस पूरी जर्नी में, वो भी आकर के आपको ऐसा बोलने लग जाएगी अब तू एग्ज़ाम दूसरा लिख दे, तो वो ना वहाँ पे दुनिया हिल जाती है। फिर वो ना आपके अंदर वो करेज और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो माई पेरेंट नेवर सेड टू मी, बोले कि तुझे जितने साल तैयारी करनी है, तुझे जो करना है तू कर, हम कुछ नहीं बताएंगे। इफ़ यू वांट टू गिव स्टेट PCS, इफ़ यू वांट टू ट्राई टू अनदर एग्ज़ाम, यू कैन ट्राई, इफ़ यू डोंट वांट टू ट्राई, यू जस्ट रिलैक्स। तो जब मैं ये 2023 की अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जब व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू गिव पूरा साल, और पूरा साल मुझे वेट करना है, माई पेरेंट्स नेवर क्वेश्चन मी कि करना है कि नहीं करना है, जो तुम्हें लगता है तुम करो। उस टाइम पे मुझे ये भी लगता है ना कि कभी कभी आपको एक लंबा जंप के लिए ना आपको 2 पैर पीछे करना पड़ता है, देन यू कैन टेक अ ग्रेटर फुट फॉरवर्ड। तो उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज नॉट स्टडिंग, क्योंकि अब एक साल का समय है और आप पढ़ोगे तो आप ड्रेन हो जाओगे बहुत ज़्यादा। दैट टाइम माई ऑल फ्रेंड्स वर देयर, तो लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा घूमता था और आई एन्जॉयड, मतलब कि काफ़ी हम ट्रैवल कर रहे हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा फूड खा रहे हैं। And they were all working somewhere, some was working in IT sector, someone was there, so they all spend money, मतलब they never कि कॉन्ट्री कर लेते हैं या हम ऐसा कर लेते हैं। You enjoyed your life and your friends were giving to you, so this kind of amicable atmosphere was always there। जैसे मैं अपने दोस्त की बात करूँ जो कि प्रिपरेशन जर्नी में मेरे साथ था, तो हमेशा आपको डाउट आता है जब व्हेन यू सी योर इंस्टाग्राम कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका हो नहीं रहा है, एंड योर कलीग्स और फ्रेंड्स जो आपके स्कूल और कॉलेज में थे, दे आर अर्निंग वेल नाउ, दे आर ट्रैवलिंग समवेयर, दे आर डूइंग दिस एंड दैट। तो जब अपने दोस्त से बात करते थे तो फिर वो दोस्त कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स कर देता था कि यार ये तो बहुत छोटी बातें हैं, वी विल बी हैविंग वेरी ग्रेट लाइफ। तो हो ना हो आगे चल करके, वी नेवर नो, लेकिन बात करके, क्योंकि आपको आपके कानों को यही सुनना है। तो जो आपके जो दोस्त होते हैं या फ्रेंड्स हैं, जब उनके पास एक लिसनिंग ईयर होता है, दे जस्ट स्पीक जो कि आप सुनना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि यू हैव अ वेरी गुड सर्कल, वेरी गुड सपोर्टिंग पेरेंट्स, वेरी गुड फैमिली, तो द प्रिपरेशन बिकम्स वेरी ईजी। और मैं अपने दोस्त से भी यही बोलता था ना कि जैसे लोग बोलते भी हैं अभी, जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि अब इतना लंबा 7 साल का सफ़र लग गया, लेकिन ऑनेस्टली आई वुड से कि मुझे ना प्रिपरेशन कभी खली नहीं है। मतलब ना कि मेरे को ऐसे कभी दिक्कत नहीं हुई है कि देयर वर फेजेस जहाँ पे मैं टूट गया बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ रीज़न कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिकॉज ऑफ दीज पीपल यू गैदर योर सेल्फ अगेन और आपने वापस से चलने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप शायद अकेले होते तो आप बहुत जल्दी टूट जाते, लेकिन व्हेन दीज पीपल वर देयर तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए। मतलब कि सर हम ये बोल सकते हैं कि जो यूपीएससी की जर्नी होती है ये एस्पिरेंट के अकेले की नहीं होती, उनकी फैमिली भी होती है, उसमें उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, और अगर वो सपोर्टिंग मिल जाते हैं तो जो एस्पिरेंट होता है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वेरी वेरी ट्रू, मतलब दिस जर्नी इज़ नॉट, इसीलिए मुझे लगता है ना कि जैसे आई विल अगेन से कि जब सिलेक्शन के बाद जब हमारे फेलिसिटेशंस होते हैं, और तो मुझे बड़ा बेकार सा आइडिया लगता है कि लोग माला पहना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद आप ये अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो क्योंकि उन्होंने देख रखा है, तो दे आर हैप्पी फॉर यू, बट दे आर इंजॉइंग जस्ट टू सी यू कि आपको इतनी आपको इज्जत दे करके, आपको चीज़ें करके। तो फिर आई सेड कि ओके, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। तो दिस जर्नी इज़ नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ, इट इज़ क्यूमुलेटिव ऑफ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो अनसीन हैंड्स जिसको बोलते हैं हम, इनके बिना तो बहुत मुश्किल है पूरा प्रिपरेशन। जी सर, एक क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने बताया, हम जनरली ये सोचते हैं कि जब हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं, अगर हमारा प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो हमारा पूरा जर्नी वेस्ट हो जाता है। बट जो आपको जॉब मिली है SAI में, ये जो है ये इंटरव्यू के बेस पे ही मिले कि आपने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, उसके बेसिस पे आपको कॉल आया और आपका इसमें जॉब लग गया। तो सर थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि इंटरव्यू के माध्यम से भी ऐसा कुछ होता है। सो बेसिकली कुछ PSUs होते हैं, कुछ ऐसे ऑटोनॉमस बॉडीज़ होते हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में, बिकॉज अब UPSC ने डायरेक्टली एक पोर्टल बना दिया है, तो आने वाले टाइम में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसे बच्चों को जिनका इंटरव्यू में कुछ नंबर से रुक गया है, दे विल कॉल देम
और उनके इंटरव्यूज़ होंगे। इसके लिए थोड़ा सा अपडेट रहने पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है मोस्टली जनता जो है वो टेलीग्राम में अपडेटेड रहती है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो पता चल जाता है। तो दे विल फिल दोज जो भी उनका अपॉइंटमेंट या जो भी पोर्टल में आई हुई इनकी चीज़ें वो भरेंगे, और फिर इनका बेसिकली कुछ ना कुछ इनका भी प्रोसेस होता है कि यूपीएससी के कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेंगे, देन इनका इंटरव्यू होगा और फिर उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। जैसे साई के केस में बता दूं, बिकॉज आई एम वर्किंग हियर, तो साई के केस में क्या होता है कि आपके इन जनरल कैटेगरी दे यूजुअली कॉल की जो कट ऑफ से 10 से 11 से 12 नंबर पीछे है सारे बच्चों को बुलाएंगे और फिर इनका एक इंटरव्यू होगा। वो जो नंबर होंगे आपकी यूपीएससी के वो स्केल डाउन कर देंगे 60% में, तो वो नंबर फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 948 हैं, किसी के 955 है, तो ऐसे में 6, 7, 8 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन वो जब स्केल डाउन होंगे 60% में तो वो 59 पॉइंट समथिंग होंगे, तो वो ज़्यादा अंतर क्रिएट नहीं करेगा। देन इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू 20 मार्क्स का होता है साई में, तो 20 मार्क्स में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। जनरली दे गिव 19.5, 19, 18, 17.5 ऐसे करके, तो फिर जिसके जितने नंबर होंगे उस हिसाब से वो लोगों को सिलेक्शन करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो कि क्योंकि इतना आप लंबा जर्नी किए हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, तो एक करेज भी आता है और साथ साथ में फिर आपको और जज्बा आता है कि वापस से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वापस एग्ज़ाम एक बार और दे सकते हो। जी दोस्तों, यहाँ पे जो मैं साई बोल रहा हूँ इसका मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और सर अभी वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो सर थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में हमें बताएं कि इस पे क्या करना होता है, क्या वर्क होता है, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। तो सर वर्क के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या करना होता है। तो बेसिकली जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका एक हेड ऑफिस है दिल्ली में, और इसके कई रीजनल सेंटर्स है। ये 3 वर्टिकल्स पे काम करता है। सबसे पहले इसका एक हेड ऑफिस है, फिर इसके रीजनल सेंटर्स हैं, और फिर इसके STCs है जो कि रीजनल सेंटर के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, रीजनल सेंटर्स पे भी हो सकती है। जैसे मेरे कई बैचमेट्स रीजनल सेंटर में, कई मेरे बैचमेट STCs में हैं, और कई मेरे बैचमेट्स हेड ऑफिस में हैं। तो हेड ऑफिस, जैसे मैं हेड ऑफिस में भी पोस्टेड हूँ, तो हेड ऑफिस में भी बहुत सारे डिवीजन हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिवीजन है, पर्सनल डिवीजन है, इक्विपमेंट डिवीजन है। तो हर डिवीजन का अपना अपना काम है। फाइनेंस डिवीजन का बेसिकली विल रिलेट टू ऑल द फाइनेंस मैटर ऑफ द साई। पर्सनल डिवीजन जो होगा वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील करेगा। लीगल डिवीजन होगा जो भी साई के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं उससे डील करेगा। इक्विपमेंट डिवीजन होगा वो जो भी हम इक्विपमेंट लेते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द साई उसके लिए होता है। मैं जैसे टीम्स डिवीजन में हूँ। आप सब लोगों ने जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो टॉप्स का नाम सुना होगा। टॉप्स इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो टॉप्स और टीम्स जनरली सेम वर्क करता है, जहाँ पे हमारे डिवीजन में ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि अभी बडिंग स्पोर्ट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया, टेनिस हो गया, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो जो मैं स्पोर्ट्स का नाम ले रहा हूँ अभी, आई एम द SDO ऑफ दोज स्पोर्ट्स। SDO का मतलब होता है सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू टॉक विद द स्पोर्ट्स फेडरेशन। जैसे हर एक स्पोर्ट का, जैसे एवरीवन विल बी नोइंग अबाउट द BCCI, तो BCCI इज दी स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द क्रिकेट। ऐसे ही हर एक गेम का स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग विल हैव द स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिट्सू का अपना स्पोर्ट्स फेडरेशन होगा, कुराश का अपना होगा। ऐसे ही करके हमारे पास जो स्पोर्ट्स है उसमें एक फेडरेशन है। अब हमारे पास ACTC होता है कि एनुअल कैलेंडर होता है, हर एक फेडरेशन अपना बनाता है। उस बेसिस पे वो अपने प्रपोजल्स हमें सेंड करता है कि फॉर एग्जांपल ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर वो एथलीट को देना चाहते हैं, इसके लिए वो कैंप कर रहे हैं, कैंप के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। दैन फिर आपकी, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आए हो और आपको स्पोर्टिंग नॉलेज इतना नहीं है, तो आपके अंडर कुछ कोचेज रहते हैं। जनरली हम सब लोगों को कोचेस दिए जाते हैं और यंग प्रोफेशनल दिए जाते हैं जो हमारे साथ हमारी टीम में काम करते हैं। जनरली कोचेस का काम होता है वो प्रपोजल की थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ को देखना कि जो भी प्रपोजल है वो कितना टेक्निकल है, जो मांग रहे हैं वो कितना जायज़ है, इतना लगता भी है कि नहीं लगता है, और फिर वो SDO को बताएंगे जो हम लोग होते हैं। देन फिर हम लोग भी उस प्रपोजल को अपने बेसिस पे, जो भी हमारे पास नॉलेज है उस बेसिस पे हम स्क्रूटनाइज करेंगे और हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को वो प्रपोजल अप्रूवल के लिए दे देंगे। तो ये वाले काम होते हैं बेसिकली इसमें, कि जहाँ पे प्रपोजल को आपको स्क्रूटनाइज करना होता है। बेसिकली यहाँ पे आपका काम है कि जो भी आपको स्पोर्ट्स दिए गए हैं उनका डेवलपमेंट,
वो फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट पे कैसा कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे कैसा कर रहा है, स्कूलिंग के इनके कैसे कंपटीशन हो रहे हैं, इनके नेशनल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नेशनल्स भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इनके नेशनल विजिट करके आओ, क्या कमियां लग रही हैं, कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या दिक्कतें चल रही है। आप डायरेक्टली फेडरेशन से बातचीत करते रहते हो तो फेडरेशन आपको बताएगा कि एथलीट का बेंच स्ट्रेंथ कम है, एथलीट्स को ये इशू हो रहा है, कैंप नहीं लगते इनके टाइमली, या इनको इतनी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपका सारा काम होता है इसमें बेसिकली कि यू जस्ट नीड हैव टू डेवलप द स्पोर्ट। अब स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो आपको इन सब के साथ टाई अप करके उस गेम के डेवलपमेंट के लिए काम करना रहता है। जी सर, आपने फुल टाइम भी प्रिपरेशन किया है, आपने पूरे समय तक तैयारी किया है और आपने जॉब के साथ भी तैयारी की है। जी। आप उस वर्क करते थे, उसके साथ तैयारी करते थे। जी। तो सर, दोनों में जब आप वर्क के साथ तैयारी कर रहे होते हैं और जब आप फुल टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना? जब आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम आप किस तरीके से अपना शेड्यूल अरेंज करते हैं, और जब आप फुल टाइम करते हैं तो कैसे होता है? I will say a word here, a grass is always greener on the other side. जी। तो क्या होता था कि जब जब हम एकदम फुल डेडिकेटेड तैयारी कर रहे थे, तो हमको लगता, हम लोगों को सबको लगता है ये कि यार एक जॉब मिल जाए या कहीं कुछ हो जाए ना, तो शायद तैयारी करने का अलग ही वो होगा कि यू हैव सम बैकिंग नाउ। जी। लेकिन जब आपको जॉब मिल गई और आपको तैयारी करना है, तो आप वहाँ पे डरे हुए हो कि अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा तैयारी करने का, तो कैसे होगी तैयारी। तो इस साल मतलब जब आई वॉज हियर, जब मैं मेंस लिख रहा था इस बार, तो थोड़ा काफ़ी दिक्कतें हुई हैं बिकॉज सितंबर में, इफ़ यू कैन रिकॉल, तो हमारे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स थे। और हमारा डिवीज़न क्या है कि डायरेक्टली हैंडल करता है पैरा स्पोर्ट्स को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, आप कंट्रोल रूम में बैठ रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम था। और फिर बिकॉज नाउ जनरली जो ऐसे गवर्नमेंट निकालती है ऐसे स्कीम्स जो कि इंटरव्यू से 10-12 नंबर पीछे कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, तो अगर जिनके अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं दे विल अगेन गो फॉर दी अटेम्प्ट। तो क्या होता है कि 1-2 साल में वो क्लियर कर लेते हैं और वो छोड़ देते हैं वो नौकरी को। नो ऑर्गेनाइजेशन विल वांट इट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश करती है थोड़ा कि बच्चों को किस प्रकार से रिटेन किया जा सके। तो बहुत ज़्यादा, जैसे इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर आप IPS हो तो आपको 1 साल का EOL मिल जाता है टू गिव येट अनदर अटेम्प्ट। इन दीज ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलता, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। सो मेंस के टाइम पे वी वर रिक्वेस्टिंग फॉर द EOL कि हमें EOL मिल जाए 2-2.5-3 महीने का, बट हमें नहीं मिला और वी हैव टू डू द ट्रेनिंग। हमारी उस टाइम पे ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद फिर हमें वापस से काम पे लगाया गया, तो छुट्टी तो बिल्कुल नहीं मिली, मतलब बहुत ही कम, या अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को कन्विंस करके कैसे भी करके कि आपको कम काम दें और यू हैव टू मैनेज समहाउ, या आप अपने जो भी बाकी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टेलिंग देम द रीज़न दैट यू नीड सम टाइम हियर। तो इस प्रकार से आपको ये सारे HR स्किल्स या मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आई ट्राइड दीज स्टफ्स, जहाँ पे मैंने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, ही वॉज वेरी काइंड इनफ दैट वो उन्होंने मैनेज किया कैसे भी करके। यार इनिशियली ही वॉज वेरी रिलक्टेंट, तो मैं एक बार गया उनके पास बोलने, सब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, ही वॉज लाइक नहीं DG नहीं मान रहे हैं एंड नहीं मिलेगी छुट्टी। देन 5th टाइम ही सेड यार जाओ तुम, मैं आई विल मैनेज समहाउ, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर आ जाना। तो आई गॉट सम 25-30 डेज़ का थोड़ा सा लीन पीरियड, जहाँ पे आपको ऑफिस आना पड़ता था बट थोड़ा लीन रहता था आपका। यू हैव टू डू योर वर्क, अगर आपको फाइल आ रही है तो आपको वो करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा उस टाइम पे लीन था। लेकिन क्योंकि हम लोग सब लोग फुल फ्लेजेड तैयारी वाले लोग हैं, तो 25 दिन हमें बहुत कम लग रहे थे कि यार 25 दिन तो बहुत ही कम होता है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। इस बार मेंस में कम भी टाइम था, तो दिस टाइम अगर मैं जैसे बोल भी रहा हूँ कि इन 2022 आई वॉज 100% श्योर कि मेरा होगा। इस बार मुझे पता था कि मेरा मेंस का तैयारी इतना अच्छा नहीं है, आई हैव रिटन वेरी लेस आंसर्स, मैंने शायद एक ही पेपर लिखा था, तो मेरा तैयारी कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर नीचे जैसा था। तो मैंने फिर एग्ज़ाम दे दिया और गलतियाँ भी हुई कुछ मेरे से एग्ज़ाम में, तो इट वाज टफ पीरियड फॉर मी, इट वाज नॉट दैट इजी। और समहाउ मतलब जो भी आपको टाइम मिलता है, सुबह का टाइम मिल रहा है, शाम का टाइम मिल रहा है, रात का टाइम मिल रहा है, तो कैसे भी करके बस आपको ये करना, पढ़ना है, थोड़ा भी टाइम मिले आपको पढ़ना है। जैसे आपने 2 मिनट पढ़ाई की, कोई आपके ऑफिस आ गया, कहीं कुछ साइन करना है, अब योर साइन होल्ड्स लॉट ऑफ वैल्यू, तो आप ऐसे साइन नहीं कर सकते, यू हैव टू रीड दैट डॉक्यूमेंट रीड किए फिर पढ़े। तो देयर वर डिस्ट्रैक्शंस, कंट्रोल रूम बना हुआ था जहाँ पे हमें रात में
ड्यूटीज़ होते थे, क्योंकि पेरिस का टाइम था, वो पेरिस का टाइम रात में गेम्स चलते रहते हैं, तो आपको वो अपडेट करना है। लेकिन देयर वर सपोर्टिंग ऑफिसर्स, सपोर्टिंग बैचमेट्स, तो वो बोल रहे हैं कि ओके मंडे से फ्राइडे वी दे विल कम, दे विल मैनेज समहाउ, यू जस्ट कम ऑन सैटरडे एंड संडे। तो दिस इज़ हाउ यू हैव आई हैव मैनेज्ड, और ऐसे करके आई वाज लकी इनफ दैट समहाउ आई मैनेज। बट दे आर पीपल हु कंप्लेन्स, अगर वो रीजनल सेंटर में पोस्टेड है तो फिर दे आर द हेड ऑफ दैट पूरा सेंटर, तो या एसटीसीज में वो हेड होते हैं, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हेड हो तो यू हैव द लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप कौन से डिवीजन में पोस्टेड हो, तो मतलब आई विल अगेन से लक हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू लकी इनफ यू गेट सच अ डिपार्टमेंट, सच अ डिवीजन दैट थोड़ा काम कम है, दे आर सपोर्टिंग पीपल, तो यू गेट टाइम, अदरवाइज तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब कि सर फुल टाइम प्रिपरेशन में और जो पार्ट टाइम प्रिपरेशन होता है जॉब के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, बट बिल्कुल। आपको अगर टाइम मैनेज करना आ रहा है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन हमारा मेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी बार आपने मेंस लिखा है, लकली आपका हो गया मेंस और अच्छे मार्क के साथ हुआ है, तो सर थोड़ा सा आप मेंस के बारे में हमें गाइड करें कि मेंस में आंसर किस तरीके से लिखना होता है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, मेंस के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। मेंस के लिए मुझे लगता है कि कुछ पिलर्स पे हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि बुक लिस्ट, जो कि कॉमन होती है, बुक लिस्ट सबकी सारी बुक लिस्ट कॉमन है। देन आपको नोट मेकिंग करना है उस बुक लिस्ट से। फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दूँ, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल GS1 में सब टॉपिक्स मेंशन्ड है, एंशियंट है, मेडिवल है, फिर मॉडर्न है, फिर ज्योग्राफी है, सोसाइटी ऐसे करके है। और PYQs का एनालिसिस, आप जब भी नोट्स बना रहे हो PYQs को आप देखो कि कैसे PYQs आ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर के पार्ट, हिस्ट्री के पार्ट में मैं बताऊं, तो हिस्ट्री के पार्ट में मेरा मानना है कि आप ना अपने नोट्स को डिवाइड कर लो एज वाइज। फ्रॉम द स्टोन एज से चालू होगा, देन इट विल रन टू वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, मौर्य, ऐसे ऐसे करके इट विल गो ऑन। एंड मेडिवल में भी ऐसे जाएगा, दिल्ली सल्तनत का पीरियड आएगा, मुगल्स का पीरियड आएगा, एंड राजपूत्स आएंगे बीच में, डेक्कनी बहमनी सल्तनत आएगा, ऐसे ऐसे करके ये होगा। और इसको आप जो है वो जनरली इसमें कल्चर वाला पार्ट ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो मैंने अपने नोट्स ऐसे बना रखे थे जहाँ पे एज डाला मैंने, फिर सोशल लाइफ कैसे थी, सोशल लाइफ में वुमेन का पोजीशन कैसा था, कास्ट बेस्ड सोसाइटी कैसा था, ऐसे ऐसे करके 2-3-4 पॉइंट सोशल लाइफ में डाल दिए। पॉलिटिकल लाइफ में डाल दिए कि किंग का साइज़ कैसा था, मतलब किंग हेरिडिटरी था कि प्रॉपरली इलेक्टेड बॉडी थी, इस प्रकार से। और देन इकोनॉमिक लाइफ कैसे थी, एंड देन फिर कल्चर के कुछ पार्ट्स आपने डाल दिए। कल्चर के पार्ट के लिए बेसिकली मैंने नितिन सिंघानिया का हेल्प लिया था। नितिन सिंघानिया में जैसे चैप्टर्स वाइज वो डिवाइडेड है, तो आई यूज्ड टू हर एक चैप्टर को मैंने जॉट डाउन कर लिया कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर इज आर्ट आर्किटेक्चर, सेकंड चैप्टर इज डांस, थर्ड चैप्टर इज म्यूजिक, फोर्थ चैप्टर इज पेंटिंग्स, फिफ्थ चैप्टर इज ऐसे ऐसे करके वो रिलीजन, लिटरेचर, ऐसे ऐसे करके क्वाइनेज, ऐसे ऐसे करके वो आएगा। तो अब मैंने सब में ये हेडिंग्स डाल दी, डांस कैसा है, रिलीजन कैसा है उस एज का, पॉट्री कैसी है, म्यूज़िक कैसा है, ऐसे ऐसे करके। और एक एग्जांपल और एक किंग का नाम। और इसका आपको चैट जीपीटी, आज के टाइम में तो एआई का काफ़ी आप उपयोग कर सकते हो। तो अगर आप एआई में ऐसे ऐसे अगर आपने उसको थीम बता दी कि ये थीम्स में मुझे हर एक एज का बता दो, तो वो पूरा पूरा आपको एज का बता देगा, किंग के नाम बता देगा आपको। जस्ट यू हैव टू टोटली मेमोराइज दैट थिंग। वो कुछ 5-6 से 7 पेजेस में पूरा वो डिवाइड हो जाएगा और आप उनको याद कर लो। मोस्टली क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे उससे फॉर द एंशिएंट एंड मेडिवल वाला पार्ट। और कुछ एंशिएंट एंड मेडिवल में थोड़ा सा एक थीम बेस्ड जाता है कि डांस आ गया, म्यूजिक आ गया, तो उसके लिए भी आप नितिन सिंघानिया का हेल्प ले सकते हो। और मॉडर्न के लिए आई वुड से कि आप जनरली जो भी टॉपिक्स है उनमें आप जैसे फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप पढ़ रहे हो, तो मूवमेंट का बैकग्राउंड, बाय मूवमेंट स्टार्टेड, कैसे मूवमेंट जो है अनफोल्ड हुआ अलग अलग जगह पे, फिर मूवमेंट के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, देन मूवमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स होंगे बिकॉज ऑफ विच मूवमेंट फेल्ड, बट कंक्लूजन कुछ ऐसा कि हाउ इट हेल्प्ड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इस प्रकार से। तो ऐसे करके आप टॉपिक्स को सारे डिवाइड कर लो मॉडर्न में। और फिर तीसरी चीज़ आती है कि आप इन टॉपिक्स को कैसे आप अपने नोट्स में लिखोगे, या मतलब किस प्रकार से आप अपने आंसर राइटिंग में लाओगे। तो मेरा मानना है कि हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप ये चीज़ें तो लिखोगे ही, साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा स्केमेटिक डायग्राम बना पाओ, जैसे आपने CDM आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, तो आप थोड़ा
सा मैप बना दो, कि मैप बना दिया आपने कि मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ है, बिहार में ऐसा हुआ है, आंध्रा में ऐसा हुआ है, गुजरात में ऐसा हुआ है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो ट्राई टू आप एक मिनट में मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ज्योग्राफी में मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ओशन करंट पे आता है तो आप थोड़ा सा एक वर्ड मैप बनाओ, फिर आप एक माइक्रो मैप बनाओ कि ये वार्म करंट कोल्ड करंट के मिक्स करने से यहाँ पे गुड फिशिंग जोन है। तो मैप और माइक्रो मैप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी के क्वेश्चंस में या इन जनरल सारे क्वेश्चंस में ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ पॉइंट लिख रहे हो कि लेट्स से कि क्वेश्चन आया हुआ है कि वो हंगर के रीजंस क्या हैं, लेट्स से यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें किसी ने लिखा पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दी हंगर, लेकिन ये बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। यू नीड टू सब्सटेंशिएट कि देन आप डालोगे अंदर डेटा की अकॉर्डिंग टू NFHS 5 सर्वे इंडिया का हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इतना है, तो या इतने लोग अभी भी BPL हैं इंडिया में, तो वो चीज़ ना, और इस वजह से वो क्रोनिक हंगर से सफ़र कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके जो भी आपने पॉइंट लिखा है इसको एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही आपको मोस्टली, जैसे बहुत सारे पे हमें पास डेटा नहीं होता है, लेकिन जनरल आप ऐसे डेटा और फैक्ट्स याद करो या ऐसी कमिटी रिपोर्ट्स याद करो, या ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हंगर इशू ही आप बात कर रहे हो तो आप कुछ एग्जांपल दे दो कि रिसेंट में ये ट्राइबल एरिया पे ये वुमेन का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ दी हंगर। तो कुछ ना कुछ जो आप बोल रहे हो ना, इसका एक प्रूफ मिल रहा है। तो हमेशा कोशिश करनी है आंसर्स को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट, कमिटी रिपोर्ट, इससे आंसर्स को और थोड़ा सा एनरिच्ड करें। तो इससे ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम करेगा, GS 1 2 3 4 में सब में हेल्प करेगा। और फिर अगर मैं GS 2 की बात करूँ पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी में मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन होती है चेकर की कि आप थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स लिखो, इवन इफ एक्सप्लिसिटली आग्स नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें आपको लिखनी है अलॉन्ग विद दैट नहीं भी आग्स है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स थोड़ा मेंशन करो। IR के क्वेश्चंस में आप मैप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया ईरान का क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इंडिया ईरान या ईरान का आप मैप बनाओ जहाँ पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट दिखाओ, या कुछ ऐसे आप चाबहार पोर्ट दिखा दो या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दिखा दो, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बढ़िया हो जाती हैं। ऐसे गवर्नेंस के क्वेश्चन में आप हमेशा एग्जांपल, डेटा, फैक्ट याद करो और लिखो, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीटेटिव आते हैं। अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे, एक बार पॉवर्टी आता है, फिर हंगर आता है, फिर कोई वुमेन का इशू आया, कोई हेल्थ का इशू आया, फिर कुछ एजुकेशन का इशू आया, आप इन थीम्स में अपने नोट्स को और अच्छे से डेटा याद कर लो, यू आर गुड टू गो इन दोज क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, कि फॉर एग्जांपल अगर पूछ रहा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दिखा दो कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन का ट्रेंड रहा है रिसेंट पे। तो वो ग्राफ आप इकोनॉमिक सर्वे का काफ़ी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में मतलब दुनिया भर के ग्राफ्स दिए रहते हैं। बजट का आप हेल्प ले सकते हो, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में अगेन आप मैप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। GS 4 के क्वेश्चन में मुझे लगता है आप हर पॉइंट पे एक एग्जांपल लिखो, कि फॉर एग्जांपल करप्शन भी है या कुछ आप कुछ अच्छा भी लिख रहे हो तो आप वो एग्जांपल से बताओ कि रिसेंट में ये केस हुआ है, या रिसेंट में ये IAS ने ये अच्छा काम कर रखा है, या IPS ने अच्छा काम कर रखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे टॉपर के नोट्स में मिल जाएंगे, तो इन एग्जाम्पल्स को आप याद कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो इन GS 4। थोड़ा सा स्कॉलर्स को आप कोट करो, तो इस प्रकार से होता है। अच्छा, फिर ये तो एक चीज़ हो गई जो कन्वेंशनल चीज़ें आती हैं। कभी कभी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं। जनरली प्रीलिम्स में अनकन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मेंस में अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन को भी टैकल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार GS 1 में ट्विस्टर आ गया, we all don't have had any idea what twister is। तो अब उसमें लिखा था why twisters are found in the Gulf of Mexico। तो Gulf of Mexico से मैंने आइडिया लगाया कि मे बी इट इज़ टॉकिंग अबाउट सर्टेन टॉर्नेडो और ऐसा कुछ फीचर है। तो जो भी जनरली टॉर्नेडो के फीचर होते हैं जो हम पढ़ते हैं, मैंने वही पॉइंट्स लिख दिए। अब आई डू नॉट नो उसमें उस क्वेश्चन मुझे कितने नंबर मिले होंगे, बट GS 1 में इट वाज वेरी टफ पेपर एंड डिस्पाइट दैट मेरे को उसमें 117 मार्क्स मिले हुए हैं। तो समहाउ इट हेल्प्ड मी। तो इस प्रकार से आप ना कोशिश करनी है कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन को भी आप किस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा करके और पेज को कोशिश करो कि पेज आप भरो, मतलब कि वो एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि कभी कभी ना लोग सोचते हैं कंटेंट हम अच्छा लिखेंगे तो वो कम लिख देते हैं। आपको कंटेंट भी अच्छा लिखना है, बट एट द सेम टाइम आपको पेजेस भी भरने हैं। तो आपको पूरा जितना भी वो पेज देते हैं आपको सारे पेजेस को भरना है, और वो आपको कला कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके ही आएगी। दीज आर सम ऑफ द थिंग फॉर द आंसर राइटिंग। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आई थिंक कि मीन्स
क्लियर तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि सर मेंस के अंदर हमें कुछ कुछ ऐसे नहीं लिख देना, क्योंकि वो सब लिखते हैं वहाँ पे, हमें कुछ डाटा इंक्लूड करना है, कुछ फैक्ट इंक्लूड करना है, ताकि एग्जाम जो चेक कर रहा है काफ़ी उसे ये लगे कि हाँ इन्हें नॉलेज है इसके बारे में डेप्थ में। सर एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है पुलिसिंग से रिलेटेड, क्योंकि अब आपको आईपीएस अलॉट हुआ है, आप आईपीएस बनेंगे, आप जो पुलिस में उच्च अधिकारी होते हैं वो बनेंगे। और सर जो पुलिस को लेकर अभी सोसाइटी में पर्सपेक्टिव वो बहुत निगेटिव है। लोग सोचते हैं कि पुलिस बहुत अच्छी नहीं, ऑल्दो कि हमारी हेल्प करती है पुलिस, समय से पहुँचती है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं तो हम अपने किसी फ्रेंड को याद करें ना करें, किसी घर वालों को याद करें ना करें, हमें पुलिस की याद आती है कि पुलिस आएगी हमें सेव कर लेगी। फिर भी सर ऐसा है कि निगेटिव लोग सोचते हैं पुलिस के बारे में। तो सर आप आईपीएस बनेंगे तो आप इसको किस तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे? सी अगेन लाइक मैंने पहले बोला, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड। इसको मैं अपने मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे मैं बताता हूँ। हम ना GS4 में RTI को पढ़ते हैं, या GS2 में हम RTI को पढ़ते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जब आई वॉज एन एस्पिरेंट तो मैं RTI को मैं इश्यूज़ में लिखता था। कभी कभी वेग इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और कुछ भी मतलब कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है उसकी हेल्प करनी चाहिए, लाइक दैट माई थिंकिंग वॉज दिस। नाउ मैं साई में गया, आई जॉइंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नाउ आई एम अ CPIO देयर। तो मैं ही सारे RTI के काम वहाँ पे करता हूँ। नाउ आई सी RTIs तो काफ़ी वो उनके एक टेंटेड रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दे आर फाइलिंग दी RTI। नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग, जहाँ पे हमें ज़बरदस्ती उनको ऐसे आंसर्स देना पड़ रहा है बिकॉज वी नो कि व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज़। तो जब आप अंदर घुसते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो जो मतलब बहुत इजी है बाहर से बोलना कि दे आर वेरी इनसेंसिटिव, दे डू नॉट हेल्प द पब्लिक और ऐसा वैसा, लेकिन यू सी कि एक बहुत वाइड एरेना है। मतलब मे बी यू कैन नॉट बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी टाइम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पब्लिक को भी समझना चाहिए। जैसे आई वॉज अर्लियर पब्लिक, जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये चीज़ें गलत होती है, लेकिन जब आप अंदर गए तो आपको चीज़ें लगा कि कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लोगों के जो कि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पब्लिक को ये समझना चाहिए कि दे ऑल आर डूइंग देयर ड्यूटी एंड दे ऑल आर ह्यूमन। तो ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ हो सकती हैं, बट पब्लिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरी बात फिर ये भी है कि मुझे लगता है कि आपको अपने काम शिद्दत से आप कर सकते हो। मतलब यू कैन नॉट अपीज ईच एंड एवरी वन कि ये मतलब। और जब अपन IPS भी बनेंगे तो मेरा ये कोशिश नहीं रहेगा कि मेरे को पब्लिक को अपीज करना है। मेरा ये कोशिश रहेगा कि आई विल डू वट एवर इज़ अलॉटेड टू मी विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी, अटमोस्ट सिंसियरिटी और बहुत ज़्यादा डिलीजेंसी के साथ। तो नाउ उसका फॉल बैक क्या होगा, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, दिस आई विल सी कि वहाँ पे जा कर के। लेकिन मतलब आई विल जस्ट नॉट डू एनीथिंग जस्ट टू अपीज द पब्लिक। दैट माय थिंग विल बी देयर। सर हमने कई एस्पेक्ट पर बात किया जिसमें आपकी जर्नी भी कवर हुई और आपकी स्ट्रेटजी भी कवर हुई। अब सर लास्ट में हम चाहेंगे कि अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो और आपको लगता है कि ये UPSC एस्पिरेंट को जानना आवश्यक है, तो सर प्लीज़ आप एक बार हमें गाइड कर दें। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये एग्ज़ाम ना कोई भी क्लियर कर सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं। तो जो थॉट आते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं है तो क्या मैं एग्ज़ाम लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो येस यू कैन राइट। बट आपको उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी सीरियस और आपको शिद्दत से तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा कि आपको अपने रिलेशंस को हर टाइम पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो जाओ अपने पढ़ाई में ही। यू हैव अ फैमिली टू सी, यू हैव द फ्रेंड्स टू लुक, और आपको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। ये नहीं है कि प्रिपरेशन पे आप, क्योंकि वी डू नॉट नो कि हमें प्रिपरेशन कहाँ पे एंड होगी। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ, यू नीड टू सी कि कितना आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी जी रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ ही वो आपको टॉक्सिसिटी से बचे रहोगे और आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो गए पढ़ाई में तो वो कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाओगे आप। तो थोड़ा सा मस्ती करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दोस्तों को समय देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई करना तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अगर आप ऐसा बैलेंस लाइफस्टाइल आई वुड से की होना चाहिए इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। दैट इज़ माई मैसेज टू ऑल। सर आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और हम सभी को इतना अच्छे से गाइड किया।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने सर को सुना, सर से आपने बहुत कुछ जाना और सीखा। तो आप केवल सुने ही ना, आप कोशिश करें कि इसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। सर के साथ जुड़ना है अगर आपको, तो सर के साथ जुड़ने का जो भी माध्यम है, जैसे कि सर का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम में अकाउंट है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से आकर सर को फॉलो कर सकते हैं और सर से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक सही व्यक्ति से गाइडेंस लेते हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम कम समय में क्लियर कर लें। जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं हो सकता है वो सुधर जाएँ, तो इसलिए आप सही इंसान को फॉलो भी करें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपके मन में जो कुछ भी डाउट बचा है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि टाइम से उसका रिस्पांस दे पाएँ। बाकी सर आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so मिलते much. हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।